अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। हफ़ीज़ जलंधरी साहब ने जब तराना लिखा तो उसमें एक लाइन लिखी और वो ये थी कि क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम। अब इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में अवाम की क़ुव्वत होगी और एक उनकी जो अख़ुव्वत है उसी के ज़रिए जो ताकत आएगी, उसी के ज़रिए ये रियासत जो है वो चलाई जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने जो बेसिक्स हैं, अपनी फाउंडेशनल जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उनके ऊपर चल रहे हैं? हमारी जो रियासत है जिसको ताबे होना चाहिए था आइन के, क्या वो वाक़ई ताबे है उसके? और आइन की क्या पोज़ीशन है? पहले इब्तदाई कई साल हमारे आइन साज़ी क्यों नहीं हो सकी? और आज जो हमारी रियासत है उसका हाल क्या है? क्या वो डिलीवर कर रही है? और अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? इसके इनहेरेंट फ्लॉज़ क्या हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जाँचने के लिए चलेंगे लाहौर और बात करेंगे साबिक चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब ये ज़रा थोड़ा-सा एक क्वेश्चन उठा हुआ है कि जो रियासत है ये आइन के ताबे होती है या आइन रियासत के ताबे होता है? और हमारे यहाँ इस वक्त जो सिलसिला हम देख रहे हैं और शुरू से देख रहे हैं, हमारे यहाँ रियासत की जो उसकी स्टैंडिंग, उसका स्टैचर जो है वो क्या है? कहाँ पे हमने डाइग्रेस किया है? कहाँ पे हमने मार खाई है और क्यों खाई है? आज जो हम देख रहे हैं कि ये हालात जो हुए हुए हैं जिसमें ना रियासत अवाम के मुतालिक सोचती है और अवाम जो है उनको भी कुछ पता नहीं है कि हमने क्या करना है, तो एक मलगूबा सा बना हुआ है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? देखें जी, कोई भी नई तहरीर लिखने के लिए आपको पुरानी स्लेट मिटानी पड़ती है। अगर आप पुरानी स्लेट पे नई तहरीर लिखने की कोशिश करेंगे तो उससे कंफ्यूजन होता है। जो जिन वक्तों में लोग तख्ती लिखा करते थे तो वो फिर घर जाकर उसको गाचनी मारते थे, साफ करके लाते थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अगले दिन बिल्कुल। दोबारा पिछला सब कुछ साफ कर देते थे और नई चीज़ लिखते थे। सब दोबारा लिखते थे, नई चीज होती थी। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये जिन मुल्कों ने आज़ादी हासिल की उन्होंने स्लेट को साफ किया, जिसमें अमेरिका का है एग्जाम्पल कि अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने बरतानी अफवाज को डिफीट दी, उनको निकाला और फिर हर चीज जो बरतानी थी खत्म कर दी। उनके सारे कवानीन, वर्दियां, फाइलें, उनके रूल रेगुलेशन, कवानीन सब जीरो। डॉक्टर साहब ये बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ आपके नोटिफिकेशंस तो नहीं ऑन हुए हुए? ओहो, शायद मेरे ख्याल नोटिफिकेशन अब खत्म हो गए जी, देयर गॉन। अच्छा, ठीक, गुड गुड। तो वो उन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट लिया और उनकी जो मलेशिया के हेड थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने मुल्क को संभाला, आइन बनाया, 2 टर्म उन्होंने हुकूमत की। अब वो मुल्क जो है वो आइन के तहत पिछले 250 साल से चल रहा है और किसी की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आइन के खिलाफ कोई बात भी कर सके, उसकी तरफ मैली निगाह से देख भी सके। और इसमें ये भी चीज ऐड कर लें कि वो 2 टर्म्स के बाद चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं इंडिस्पेंसिबल हूं और मैंने रहना है यहाँ पे जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं आती। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी मैंने अपना काम कर दिया है, हाँ। मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने मुल्क बना दिया, आज़ादी हासिल कर ली और मैंने आइन जो है वो फाइनल हो गया है, अब आप अपना लीडर चुने और मुल्क को चलाएं। अच्छा, वो 250 साल से वो चल रहे हैं एज आज़ाद कौम के तौर पे। उनके तराने में एक है लैंड ऑफ द ब्रेव एंड फ्री, ये वो बड़ी ऊंची गाते हैं, लैंड ऑफ द ब्रेव एंड फ्री। तो ये उन्होंने उस आजादी को हासिल करने के बाद तरक्की की और वो कहां से कहां पहुंच गए, सुपर पावर दुनिया की बात है। हमारे अपने पीछे बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान, उन्होंने भी आजादी ली जी, और उन्होंने तकरीबन 50 साल पहले उन्होंने भी आजादी ली, लड़के ली आजादी, और उन्होंने भी स्लेट साफ की। हालांकि पाकिस्तान बनाने वाले थे। बिल्कुल, तहरीक पाकिस्तान की ढाका में शुरू हुई, मुस्लिम लीग बनी। उन्होंने कहा जी अब पाकिस्तानी हर चीज खत्म, हम वी हैव टू मूव अहेड, अब हमने स्लेट साफ कर दी है। जैसे अमेरिकन ने कहा कि नथिंग ब्रिटिश, कोई भी ब्रिटिश कोई चीज नहीं आएगी यहाँ पे। इन्होंने कहा जी नथिंग पाकिस्तानी। इन्होंने सारा उन्होंने खत्म करके उन्होंने हर चीज अपनी जो थी स्लेट साफ करके एक नई स्लेट लिखनी शुरू की और वो आगे चले गए। और अब उनकी जो अगले साल एक्सपोर्ट अर्निंग है वो टारगेटेड है को $72 बिलियन की, और हम अभी 20-22 पे ही फंसे हुए हैं। तो अब इशू ये है कि यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी बहुत मुश्किल रही, इसीलिए पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 4 आइन बने हैं। ठीक,
तो और बड़ी मुश्किल से आइन बने। और मैं समझता हूं कि 73 का आइन भी जो है ये भुट्टो साहब का तोहफा था, और ये आइन इसलिए भी बना गया कि उस वक्त स्टैब्लिशमेंट जो थी वो ब्रूस थी, जख्मी थी, उसको मार पीटी हुई थी, बांग्लादेश में सरेंडर हुआ था। सी, तो वो भुट्टो साहब ने, इसलिए उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, वरना रेजिस्ट कर नहीं पाए। बिल्कुल, तो आइन बना दिया, आइन चला दिया। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि जो पहले कई साल जो आइन नहीं बना उसमें भी रेजिस्टेंस थी इनकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने मतलब का आइन बनाना चाहते थे। अयूब खान का जो आइन था 62 का जो आइन था 1962 का, वो कहते थे वो फैसलाबाद के घंटाघर की तरह है। अयूब खान के इर्द गिर्द घूमता था वो सारा आइन। सी, और उनका लफ्ज ये था कि आई फील्ड मार्शल अयूब खान प्रोमगेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सी, वो अच्छा, ज़ियाउल हक जो थे वो, उनको नफरत थी आइन से, वो तो ओपनली कहते थे कि मैं फाड़ के फेंक दूंगा। बल्कि वो तो वो अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, वरना वो मैंने सुना था कि वो तो नया तराने भी लिखना चाहते थे, सी, और आइन में मेजर तरामीम करना चाहते थे। वो तो उन्होंने किसी तरीके से आइन को एब्रोगेट नहीं किया, उनको ये डर था कि रेजिस्टेंस ना हो, वरना आइन को उन्होंने तहस नहस कर दिया। अच्छा, मुशर्रफ साहब भी जो थे वो भी कहते थे कि जी स्टेट को बचाएं या आइन को बचाएं। मतलब ये किस किस्म का सवाल है? ये तो एक कच्ची जमात का बच्चा कर सकता है, जिसको बेचारे को पता ना हो। बगैर आइन की कोई स्टेट नहीं होती। देखो ना, स्टेट जो है उसकी फाउंडेशन आइन होता है। और क्या स्टेट जो है वो आइन के ताबे होती है? बिल्कुल बिल्कुल, स्टेट आइन के ताबे होती है और आइन की बाउंड्रीज के अंदर ऑपरेट करती है, जिस तरह अमेरिका में है। अब अमेरिका में आप देखें गन कंट्रोल है, अब उनके आइन में लिखा हुआ है राइट टू बेयर आर्म्स, यानी हर शख्स को यह हक है कि वो अपनी दिफा के लिए असला रखे। कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपनी दिफा के लिए जाके असला खरीद के अपने घर में रख सकते हैं, ठीक, आपका राइट है ये। अच्छा, अब वहां जब से ये शूटिंग वगैरह हो रही है, बड़ा शोर मचता है कि जी लाइसेंसिंग करो, कंट्रोल करो, मगर अभी तक वो नहीं कर पाए, बिकॉज उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये राइट लेना पड़ेगा कि जी राइट टू बेयर आर्म्स जो है, ये राइट जो है ये ज्यादा मिसयूज हो रहा है, उसके बावजूद वो नहीं कर सके अमेंडमेंट। ठीक, तो राइट टू बेयर आर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और वो उसको फॉलो करते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, कोई बात नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। ठीक, और हमारे यहाँ वो कहते हैं जी आइन क्या चीज है, 14 टुकड़ा है ना, कागज का टुकड़ा है। अच्छा, लेकिन आपने डॉक्टर साहब एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें आपने लिखा है कि पाकिस्तान क्रोकेड स्टेट स्ट्रक्चर, वो आपने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें आपने ये चीजें डिस्कस भी की हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो आज हम देख रहे हैं इस वक्त, आपको क्या लगता है कि क्या ये आज हम उसी जो पैटर्न था जो हमने शुरू से अडॉप्ट किया था उसकी सजा भुगत रहे हैं, या अभी ये इसका कोई रिलेटेड है आजकल के हालात के साथ? मतलब इसकी क्या वजह क्या है? देखें जी, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी और सिविलियन सुपरमेसी की बात आएगी तो एस्टेब्लिशमेंट से क्लैश होगा, क्योंकि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये इस चीज के लिए बनी ही नहीं थी। एस्टेब्लिशमेंट जो है और जो स्ट्रक्चर है हमारा, डॉक्टर साहब आपका सिग्नल फ्रीज हुआ है। डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? तो ये जो है ये इशू जी, ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज बीच में फ्रीज हो गई थी, प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, जब भी इशू आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की, रूल ऑफ लॉ की, सिविलियन सुपरमेसी की, जब भी बात आएगी तो जो हमारा स्टेट स्ट्रक्चर है वो रास्ते में हायल हो जाता है। बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर जो हमने इनहेरिट किया था ये डिजाइन ही नहीं था सर्व करने के लिए, ये डिजाइन था कंट्रोल करने के लिए, रूल करने के लिए, बताने के लिए, सुनने के लिए डिजाइन नहीं था। वो मैंने अपने आर्टिकल में लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जिक्र किया है जो 12वीं सेंचुरी में बना था। तो मैं जब पहली दफा गया उसके ऊपर तो उस वक्त चढ़ने देते थे, अब नहीं चढ़ने देते क्योंकि अब नहीं चढ़ने देते, अब ज्यादा टेंट कर गया। जी, अब वो क्लैरिटी नहीं है कि ये बाय एक्सीडेंट था या बाय डिजाइन था, इस पे हिस्टोरियंस डिफर करते हैं। अब उसकी जो उसको बरकरार रखने के लिए वो गिरे ना, अरबों रुपए, अरबों यूरो खर्च होते हैं कि ये गिर ना जाए कहीं। अच्छा, जब मैं उसके ऊपर चढ़ा तो जो उसकी बैल्कनी थी वो भी स्लोप थी। वो मेरे जिंदगी का एक्सपीरियंस था, हालांकि मैं 79 की बात कर रहा हूं,
यानी 40 साल हो गए, मगर वो मेरे ज़हन में नक्श हो गया कि यार ये बैल्कनी में भी स्लोप हो सकती है उसकी टिल्ट की वजह से। तो आप जब बैल्कनी में भी चढ़ रहे थे तो डर लग रहा था कि यार ये मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊं, ये तो बैल्कनी में भी स्लोप है। और हमारे हर अदारे में स्लोप है लोगों के लिए, जहां भी जिस दफ्तर में जाएं, जिस अदारे में जाएं, मुझे वो स्लोप याद आ जाती है लीनिंग टावर ऑफ पीसा की। यार यहाँ तो घाटियां ही लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि ये जो घाटियां हैं और जिस तरीके से आपने बताया और आपने मिसालें भी दी हैं उसमें, और आपने कहा कि ये क्रोकेट स्टेट जो है, हमने तो बेसिकली सुना था कि क्रोकेट स्ट्रीट या क्रोकेट गार्डन्स यहाँ पे कनाडा में भी है, ब्रिटिश कोलंबिया में। तो ये लेकिन क्रोकेट स्टेट क्यों हो गई है, ये तो पूछने वाली बात है ना आपसे कि ये क्यों हुआ है ये सारा सिलसिला। देखें जी, क्रिकेट स्टेट इसलिए है कि इट वाज नॉट मेंट टू सर्व, इट वाज मेंट टू रूल। जो उसकी टिल्ट थी वो पावर की तरफ थी और कंट्रोल की तरफ थी, उसकी टिल्ट सर्व करने की तरफ नहीं थी। ठीक, तो अब हमने उस टिल्ट को लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह उस टिल्ट को सीधा नहीं किया, उस टिल्ट को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और उसको कायम रख रहे हैं। जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा में यूरोपियन यूनियन की एक कहता कमीशन है जो वहां कंक्रीट डालता है और उसको मॉनिटर करता है कि ये गिर ना जाए। हम भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। हम उसकी जो टिल्ट है वो रावलपिंडी में जो बदमाश होता है उसको डिंगा कहते हैं। रावलपिंडी तो वो बड़ा डिंगा खास स्टाइल से, हाँ वो बड़ा डिंगा जी, देखो लो बचो, यू नो। तो ये जो डिंगापन है ना, ये जो हमारी स्टेट का जो डिंगापन है, ये हमने इसको करेक्ट नहीं किया, हमने सीधा करना है इसको। सी, तो ये जो इसका डिंगापन है टूवर्ड्स कंट्रोल, टूवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन, टूवर्ड्स बदमाशी, टूवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन, और ये घाटियां, ये जो डिंगापन है ये स्टेट के अंदर मौजूद है। स्टेट जो है वो अपने आप को सबसर्विएंट नहीं समझती। स्टेट ये नहीं समझती कि हमने सर्व करना है। सी, हम यहां लोगों की खिदमत करने आए हैं। अच्छा, जो शुरू के लोग थे जब पाकिस्तान बना, वो रियलाइज करते थे ये एस्टेब्लिशमेंट में भी कि यार ये स्टेट जो है ये इसमें डिंगापन है, इसमें घाटियां बहुत हैं। मगर क्योंकि वो आजादी की उन्होंने हिस्सा लिया था, वो अंडरस्टैंड करते थे और वो अकॉर्डिंगली लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करते थे। वो जो अफसरान थे वो रिलीफ देते थे। जब किसी अफसर के पास आप जाते थे तो आपको ये नहीं कहता था कि जी ये रूल्स में ये लिखा हुआ है। वो देखता था कि नहीं यार, इस बंदे से ज्यादती हो रही है, मैं इसकी हेल्प करना चाहिए, मुझे अगर मेरे पर डिस्कशन है हेल्प करने की तो मैं हेल्प करूंगा, और वो कर देते थे। वो फिर जब वो भी एक पौध खत्म हो गई 80s के अंदर, तो 85 से जो डिक्लाइन हमारा चला आ रहा है उसकी वजह एक यही है कि अब वो जो स्टेट जो है वो टोटली टिल्टेड है, उसको चलाने वाले भी टिल्टेड हैं। ठीक, और वो जो उसको सीधा करने की कोशिश थी वो नाकाम हुई। और तो कोशिश की फिर चलाने वालों पे आ गई ना, बात तो फिर आके चलाने वालों पे आ गई कि उनका अपना ना तो इस तरह का कोई कैरेक्टर है, ना उनकी कोई कमिटमेंट है। आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि जिस तरह रिचर्ड निक्सन को उसके कमांडर इन चीफ ने ये कह दिया था कि जनाब आप जो मर्जी करें और कोई मसला नहीं है, कांग्रेस को सैक कर दें, और उन्होंने नहीं की, ही जस्ट लेफ्ट। तो हमारे यहाँ इस तरह की मिसालें क्यों नहीं है? नहीं, कमांडर इन चीफ नहीं थे वो, उसके चीफ ऑफ स्टाफ थे व्हाइट हाउस के, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अलेक्जेंडर हेग। हाँ, चीफ व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि वो फौजी थे, उनकी फौजी थिंकिंग थी, फौजी माइंड था। उन्होंने कहा जी इनको फारिग करें, आप कमांडर इन चीफ हैं, आप ऑर्डर करें एंड सेंड देम होम। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने नहीं किया। तो हमारे यहाँ इस तरह के लोग क्यों नहीं पैदा होते? क्वेश्चन तो ये है। इशू ये है कि हमारे यहाँ अभी तक हमने, हमारी खासतौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये आइन के ताबे होने के का वो इट्स नॉट विलिंग, राजी नहीं है कि हम आइन के ताबे हैं, हम कानून के ताबे हैं, आइन में ये लिखा हुआ है, सी हमने ये फॉलो करना है। सी, अच्छा, उसको काउंटर करने के लिए 70 के जो लोग आए थे इलेक्ट होकर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में, उन्होंने तो आइन बना दिया। उसके बाद उन्होंने वो उस प्रोसेस को भी मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया कि वो लोग जो पूछने वाले, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जो हमसे सवाल कर सकते हैं, उनको भी अपने ताबे कर लो। अब वो भी जो लोग हैं वो भी सवाल नहीं पूछते जब तक उनकी अपनी जात पे ना हो कोई चीज। ठीक, वो भी उस स्टेट को नहीं पूछते कि भाई आप किस खाते में ये बातें कर रहे हैं, आइन में तो ये लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है, आप किस खाते में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी यानी टोटली कॉम्प्रोमाइज हो गया। यानी जो लोग जो हु आर द डिफेंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
या जो अवामी नुमाइंदगान हैं वो भी, क्योंकि आपने इलेक्शन ही मैनिपुलेट कर दिया, अब इलेक्शन जीतने के लिए भी आप उसी स्टेट ऑपरेटर्स के पास जाते हो, ठीक। तो वो सारा जो था वो एक हौच पौच जो है, ये अयूब खान साहब ने ये चीज शुरू की थी बेसिकली, ठीक। उन्होंने वो सारा हौच पौच कर दिया काम कि जी अब हम ही बताएंगे कौन आपका लीडर होगा, हम ही बताएंगे कि स्टेट क्या करेगी, हम ही बताएंगे आपका आइन क्या होगा, हम ही बताएंगे कि सीनियर सुपरमेसी क्या होगी। वो तो अल्लाह बख्शे बहुत बड़ा फातवा जिन्ना की वो हयात थी, उन्होंने अयूब खान को चैलेंज किया और बड़ी बहादुरी से वो इलेक्शन लड़ा और कराची जीत गई। उनकी जो कराची की जीत थी उससे अयूब खान की डाउनफॉल, इनविंसिबिलिटी थी अयूब खान की, वो चैलेंज हो गई। और वो फिर जिन हालात में वो बेचारी फौत हुई, मुर्दा पाई गई, आज तक वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ मामला, वो भी पता नहीं, मिस्ट्री है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जो अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि जैसे अभी भी कोई हालात बदले नहीं है, अभी भी हमने अपनी तारीख से कुछ सीखा नहीं है। किसी भी ने, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, उनको भी देखें वो क्या कर रही हैं, उनका रोल देखें, वो जैसे ही उनको मौका मिलता है वो खाने पीने के चक्कर में शुरू हो जाते हैं, डिलीवरी और गवर्नेंस बिल्कुल कहीं नहीं है। इसकी क्या वजह है कि हमारा क्या गवर्नेंस सिस्टम या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कोई इस तरह के लोग प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाया अभी तक कि जो पाकिस्तान को या स्टेट को रिप्रेजेंट करें और उसको सर्व करने के लिए आए? नहीं जी, वो कोशिश की गई थी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पहले डेकेड में, यानी 47 से 58 तक कोशिश जरूर की गई। फिर 70s में भी, भुट्टो साहब के जमाने में भी कोशिश जरूर की गई, मगर इवेंचुअली वो जो स्टेट है वो ओवरकम कर लेती है, जो स्टेट अपरेटस है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इन काविशों को ओवरकम कर लेती है। उसकी वजह ये है, देखें, इमरान खान हमेशा कहा करते थे कि टेस्ट क्रिकेट में भी नतीजा निकलना चाहिए, एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। जब मैच ड्रॉ होता है तो ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है, यानी सुपरमेसी किसी साइड की स्टैब्लिश नहीं होती। तो हम पिछले 75 साल में मैच ड्रॉ करते आ रहे हैं, यानी हम 5 दिन खेलते हैं, मैच ड्रॉ होता है, फिर हम कहते हैं अच्छा जी चलो अब एक मैच और खेलेंगे, एक इलेक्शन और हो जाता है 5 साल के बाद, वो भी ड्रॉ हो जाता है, फिर मैच होता है वो भी ड्रॉ हो जाता है। सो देयर हैज टू बी, और इस प्रोसेस के दौरान हमारा नुकसान होता है, और कितना ज्यादा नुकसान होता है मुल्क का। बिल्कुल, और देयर हैज, समबडी हैज टू विन, समबडी हैज टू लूज। एक नजरिए ने जीतना है, एक नजरिए ने हारना है। सही। अब बांग्लादेश में, हाँ, बांग्लादेश में वो नजरिया जीता और उन्होंने आजादी हासिल की और वो आजाद हो गए, वो निकल गए। हमारे यहां हमें जो वो मौका मिला 70 में, हमने आइन बना दिया और उम्मीद थी कि अब ये जो आइन है ये हमारी आजादी को का प्रोटेक्ट करेगा हमारी आजादी को, और अब हम इसके तहत चलेंगे, इसको लेके हम आगे चलेंगे। सही। मगर वो भी जब मौका मिला, जब स्टैब्लिशमेंट दोबारा स्ट्रांग हो गई, अपने पैरों पे खड़े हो गई, तो उन्होंने उसको मानने से इनकार किया, उस पर अटैक किया और उसको बदल दिया। अब फौज में भी जनरल शरीफ जो थे, उस वक्त वो सीनियर मोस्ट जनरल थे जिसको मार्शल लॉ लगा, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, वहाँ पिंडी वेस्टेज में रहते थे, वेरी फाइन जेंटलमैन एंड वेरी फाइन सोल्जर। वो शाम को वो वॉकिंग ग्रुप था एक, वो मेरे चाचा भी उसमें थे, तो मैं भी जब ज्यादा तो उनके साथ वॉक करता था, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये क्या किया आप लोगों ने, व्हाट डिड यू डू? तो कहते नहीं जी, जब मार्शल लॉ लगा तो मैंने फोन किया ज़ियाउल हक को और मैंने कहा ये आपने क्या किया है, यू एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। तो कहता मुझे ज़ियाउल हक ने कहा नहीं जी बड़ी मजबूरी थी और बड़ा वो सिविल वॉर होने लगी थी, तो 90 डेज के लिए मैंने ये किया है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करा के, एंड आई श्योर यू दैट आई विल टेक इट बैक टू द बैरक्स। तो जनरल शरीफ एंड आई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी 90 दिन आप अपनी पोजीशन पे रहें, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, छोड़े ना। उनको ऑल राइट, आई विल स्टे फॉर 90 डेज। वो कहते मैं 90 दिन तक रहा और 91st डे जब मार्शल लॉ नहीं उठाया गया और इलेक्शन नहीं हुए तो आई स्टॉप गोइंग टू द ऑफिस। उस वक्त भी कुछ ऐसे जर्नैल थे, ऐसे असूली प्रिंसिपल लोग थे जो आप पता नहीं कहां पे जी अब भी हैं, वो जो आइन को रिस्पेक्ट करते थे। ये सारी जो चीज है ये रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये बहुत जरूरी है।
और कोई भी मुल्क बगैर एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट की तरक्की नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड। वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी ये आप हमारी जो स्टेट है, हमने स्टेट को ये करने को कहा है और स्टेट ये करेगी, और स्टेट एग्री को इमरानी मुआहिदा कहते हैं ना, इसी को इमरानी मुआहिदा कहते हैं कि भाई एक आपस में एग्रीमेंट हो गया, आप अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, तो इसी तरह आगे चलेंगे। जिस तरह वो अंग्रेजी में होता है मैनेजमेंट जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जो स्टेट की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आइन में लिख दी जाती है कि जी आपकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने ये करना है। मगर ये जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, ये सारा कुछ तहरीर करने के लिए आपको स्लेट को साफ करना पड़ता है। हमने अनफॉर्चुनेटली उस स्लेट को अभी तक हम साफ करने में कामयाब नहीं हुए। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, सीक्रेसी एक्ट 1908, 1864 का सेडेशन एक्ट, अयूब खान साहब के एमपीओज सेक्शन 144, ये सारा जो ये गंद मेला जो है ये कॉलोनियल एरा का, मार्शल एरा का, ये चलता आ रहा है। तो वो आइन और अभी जो सूरत हाल है, इसमें आखिर में सिर्फ ये मुझे बताएं कि इस चुंगल से क्या हम आजाद हो सकते हैं? क्या हम इस क्रिकेटनेस से जान छुड़वा सकते हैं? और छुड़वा सकते हैं तो कैसे छुड़वा सकते हैं? देखें जी, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मगर ये है कि वो मैं अयूब खान के वो अल्फाज उन्होंने अपनी जो आखिर में किताब लिखी थी जब उनको जूतियां पड़ने लगी थी, हाँ, तो उसमें वो लिखते हैं नोबडी गिव्स यू फ्रीडम, you have to fight for it. Nobody fights for your freedom. You have to fight for your own freedom. उनको भी समझ आ गई थी। आजादी जो है वो बगैर कुर्बानी के, बगैर लड़के नहीं मिलती। अब वो लड़ाई किसी भी किस्म की हो सकती है, पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो सकता है, सड़कों भी आना भी हो सकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो सकता है। मगर वो एक मार्का जो है आजादी का, वो हमें मिन हैसुल कौम लड़ना पड़ेगा। वो जो मार्का है, अब अगर इलेक्शन होते हैं तो वो भी एक चांस है हमारे पास कि लोग मैसिव तादाद में निकलें, 90% उसमें पोलिंग हो, ताकि जो धांधली का और जो मैनिपुलेशन का जो है मार्जिन वो भी खत्म हो जाए। तो हमें कोई ना कोई आपने वर्ड यूज किया आजाद का, तो क्या इस वक्त हम आजाद नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इट्स अ मिथ। घाटी, जब मैंने कह दी हमारे सिस्टम में वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा वाली घाटी है, हर जगह वो घाटी आपको चढ़नी पड़ती है, हर जगह घाटी चढ़नी पड़ती है। तो आजाद लोगों की घाटी नहीं होती, आजाद लोगों को तो फैसिलिटेट किया जाता है, को वेलकम किया जाता है जी आप आए, आप आए, पासपोर्ट लेने आपका राइट है, ये आपका ये प्रोसीजर है, पैसे जमा करें, पासपोर्ट लें। वो अब यहाँ तो घाटियां सिस्टम के अंदर घाटियां क्रिएट की हुई है बाय डिजाइन। ये वो नहीं है, ये घाटियां जो है ये बाय डिजाइन है। तो ये हमने रिकॉग्नाइज करना है। मैं ये जरूर समझता हूं, दो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, क्योंकि मैं हुकूमत में भी रहा हूं जब मैं चेयरमैन था। मैं ये जरूर समझता हूं कि जो बाहर लोग सिस्टम के, वो सिस्टम की अंदरूनी बदमाशियों को कम समझते हैं जी। ये सिस्टम बहुत टिल्टेड है, बहुत क्रूकेड है, बहुत बदमाश है। इसको डील करने के लिए आपको बहुत तैयारी चाहिए। फाइल वर्क, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन। मेरे वालिद मरहूम जो तरीके पाकिस्तान गोल्ड मेडल, वो कहते थे इट्स अ गेम ऑफ स्टैमिना। आपको स्टैमिना के साथ आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ये आसानी से मानने वाले लोग नहीं हैं। आपको डटना पड़ेगा और हर महाज पे इनको लड़ना पड़ेगा। अब पिछली हुकूमत में उन्होंने उनको जो है डॉक्टर इशू हुसैन को वो लगाया था इसी टास्क पे कि वो रिफॉर्म करे, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म करे और एफिशिएंसी लेके आए। हर एफर्ट एट रिफॉर्म जो है वो ब्लॉक हो जाता है, हर एफर्ट एट रिफॉर्म ब्लॉक हो जाता है। 60s में कॉर्नेलियस कमीशन बनी थी, जस्टिस पेयर कॉर्नेलियस के अंडर, कि जी आप रिफॉर्म करें, थाने को ठीक करें, एसएचओ की पावर्स बड़ी हैं, वो रीडिफाइन करें। वो जो कमीशन था वो YMCA हॉल लाहौर में बकायदा बैठता था, ओपन हियरिंग होती थी, पब्लिक से इनपुट्स लेते थे। अच्छा, उन्होंने जब वो ड्राफ्ट किया तो उसमें दो जो ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे थे, बिफोर इट कुड बी इंप्लीमेंटेड उन्होंने लीक आउट कर दिया और ब्यूरोक्रेसी ने रेजिस्टेंस शो करनी शुरू कर दी और सैबोटाज कर दिया उस मिशन को। तो अब इशू ये है, ये क्रूकेडनेस है ना, ये एग्जैक्टली। अब इशू ये है कि वो फाइल वर्क, वो पेपर वर्क, वो कौन करेगा, वो नोटिंग कौन करेगा, वो समरी कौन बना के भेजेगा प्राइम मिनिस्टर को कि सर दिस हैज टू हैपन, ये होना जरूरी है।
सी वो समरी बनाने वाला कोई नहीं है, वो पेपर बनाने, मैं तो हुकूमत में रहा हूँ, सी मैंने जब क्लोजली देखा है, फाइलें गायब हो जाती हैं, सी इन दी एंड एक बड़ा आसान है जी, फाइल ही नहीं मिल रही जी, गायब हो गई फाइल, रिकॉर्ड गायब हो जाता है, रिकॉर्ड को आग लग जाती नहीं है ना, अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं है, किसी लेवल पे नहीं है। सर अकाउंटेबिलिटी तो एक चीज है, बदमाशी आग लग जाती है रिकॉर्ड को। पीएमएलएन के जमाने में जब भी कोई सवाल उठता था, अगले दिन रिकॉर्ड को आग लग जाती थी। लाहौर का सारा प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सड़ गया है, एलडीए का रिकॉर्ड सड़ गया है, डीसी के दफ्तर का रिकॉर्ड सड़ गया है। सी ये सब टिल्टेडनेस है ना, ये सब ये बदमाशी। उस जमाने के लोग जो हैं वो आजकल बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और उनको स्टेट नहीं रोकती, देखो ना, उनको नहीं स्टेट रोकती। जब वो जाते हैं जलाने के लिए डीसी के दफ्तर का रिकॉर्ड, तो डीसी साहब जो हैं वो देखते रहते हैं और वो जला के चले जाते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है, जब तक हमारा फोकस, हमें इसके ऊपर दोबारा से मेरा ख्याल है कि इसी इशू के ऊपर बात भी करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि जो क्रिकेटनेस है, जिस तरह आपने फरमाया कि इसके लिए फाइट आउट करना पड़ेगा इसको, अदरवाइज ये नहीं खत्म होगी, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, और एनिमी इज विद इन। ये जो घाटियां हैं ये अंदर हैं, ये घाटियां जो है, ये जो वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा की जो वो थे, उसके अंदर हैं। उसको चढ़ने के लिए अब हर जगह एक घाटी है। सी अब घाटियों में चढ़ते चढ़ते जिंदगी गुजर जाती है, आपको सांस चढ़ जाता है घाटी में चढ़ते चढ़ते। तरक्की अब तब करते हैं जब लेवल प्लेइंग फील्ड, जो बड़ी आप कहते हैं आजकल बड़ा इस पे बात हो रहा है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें तो अब आगे जाएंगे। अगर घाटियों में चढ़ेंगे तो आप घाटी ऊपर पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे। तो हमें एज ए नेशन थका दिया गया है 75 साल में। वो शुक्र है कि चंद लोग ऐसे, उनका स्टेमिना ज्यादा है कि दे कीप ऑन फाइटिंग। अल्लाह ताला उनको फाइट कर रहे हैं, अल्लाह ताला कायम रखे। हमें स्टेमिना वाले लोग चाहिए, सी जो अंडरस्टैंड करें सिस्टम को और फिर फाइट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।